आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीक में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वोत्ति नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। राजकीय अभिलेख। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हज़ारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनैतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो बुरी तरह कागज़ों पर निर्भर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निर्देशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी ने प्रशासन संभाला तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणावार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णयन की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनैतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अन्य स्रोत कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी हैं, जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलक प्रदान की है। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग्स शामिल हैं। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ एवं कविताओं, जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया, ने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। पूरा लेखीय सामग्री। इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है।
पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चात ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। पहली, केंद्र सरकार के पुरालेख। दूसरी, राज्य सरकार के पुरालेख। तीसरी, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख। चौथा, न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेख स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की। लोक, न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेखों: पहला, भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों। दूसरा, भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और तीसरा, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, उन्हें भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री के रूप में देखा जाता है। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के पलासी पूर्व 1757 अभिलेख
गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख, बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। प्रकाशित अभिलेख सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिसमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उद्धरण शामिल हैं। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियों, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय और औद्योगिक नियमों तथा राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबद्ध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यंत उपयोगी हैं। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरण हेतु यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रह, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आंकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख देश में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास का अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल, पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर के पुरालेख समृद्ध स्रोत हैं और अत्यधिक उपयोगी हैं।
रिक्सर चीफ हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के वृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त है। इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशियों से संबंधित डैनिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्सरकेविट कोपहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैंकोबर और सेरारामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्तुगाल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेश मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मन फॉरेन ऑफिस के अभिलेख में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन लेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिसमें 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनैतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफ़गानिस्तान, ईरान और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंध के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। जीवन साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवन साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभव एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरीज आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मिशनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबद्ध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने भी इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। उदाहरण के लिए सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों, मिशनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन,
कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। इन्होंने उत्तरी भारत की राजनैतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हेन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीपों के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बोन्स का वृत्तांत ट्रैवल्स इनटू बुखारा जो 1834 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनैतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। C.J.C. डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा असम प्रांत 1855 में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध अवध की राजनैतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेज के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन ऑर्लिच, बरोन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन, विलियम मूरक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबेक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले इन पत्र पत्रिकाओं ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया है। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित होते थे। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिके ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784 में, द बंगाल जर्नल 1785 में, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूज़मेंट 1785 में, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में, द मद्रास कुरियर 1788 में, द बॉम्बे हेराल्ड 1789 में प्रकाशित किए। महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1856 तक जारी रही, इसने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे
जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादक तत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्रन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराष्ट्र, सुंदरनाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधारक, एन सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जेपी वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यूनल एवं अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती बंगाल में सोम प्रकाश बंग निवासी एवं सधारनी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। विदेशी प्रकाशन। कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में हुआ। उदाहरण के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों, ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित किया है एवं शामिल किया है। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनैतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। मौखिक प्रमाण। मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए वैयक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकित हैं। वे इससे नकारते हैं चूँकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वे इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में प्रकाशित अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्य रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। नवीन साहित्यिक केंद्रों का विकास।
19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने भारतीय युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938 तक, हिंदी में निराला 1897 से 1961, बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, मराठी में केशव सुत 1866 से 1905, मलयालम में जी शंकर कुरूप 1902, सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1921, तमिल में राष्ट्रवादी कवि भी इस काल से संबंधित थे। स्रोत के रूप में उपन्यास इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेख बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाली उपन्यास थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ जो कि 1882 में लिखा गया बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। विशेष रूप से इनके प्रभावशाली गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छा राम सूर्य राम देसाई 1853 से 1912, ये मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रिटेनिका राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। गिरिजा देवी रामतीरथ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहनरा रजनी जो कि 1931 में और दसीकालीन मोसा बलई जो कि 1936 में लिखा गया। इन दोनों उपन्यासों को भी सामाजिक अनुभव का एक प्रभावशाली माध्यम बनाया गया। प्रेमचंद 1880 से 1936, ये उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे जिन्होंने कल्पित साहित्य संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। इन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ और गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया गया। उनके लेखन में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919, प्रेमाश्रय 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियाँ शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की उपन्यास की परंपरा के फणीश्वर नाथ रेणु जो कि 1921 से 1973 तक थे, इनके हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया।
इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954, इन्होंने पाथेर पंचाली जो कि 1929 में लिखा गया, ओडिशा में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नालाल पटेल का मेकलजीत, मराठी में भालचंद्र नमाड़े का कोसला प्रमुख है। मुगल राज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल 1935 और कंथापुरा 1938 ने सामाजिक एवं राजनैतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। A.R. देसाई की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। लघु कहानी। लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रवींद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियाँ, जिसमें पोस्टमास्टर 1891, काबुलीवाला 1892 इत्यादि शामिल हैं, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभवों के रूप में सामने आई। प्रेमचंद्र की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया था। ऐसे अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत के रूप में चित्रकला। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था जिसका नाम था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। कंपनी चित्रकला का विकास। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट्स और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट्स का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया। इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया, जो वापसी पर इंग्लैंड एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 तक लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनिक जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। चित्रकारी दिखाती है कि 1850 के बाजार आज के भारत में खाद्य बाजारों के समान थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी
अपनी चित्रकारी को भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1857 के विद्रोह पर चित्रकारी। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टून्स एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा 1857 के विद्रोह की चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेज़ों एवं भारतीयों के विश्व मत को समझने एवं व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। काली घाट चित्रकला। काली घाट चित्रकला 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई। इसने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा अपितु अपने दैनिक जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। जनसाधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। कला स्कूल। 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनमें शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल अकेडमी पर आधारित था। भारतीय विद्यार्थियों ने ऑयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा लगाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला का प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपनी शुरुआती अभिप्रेरण उदयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्र नाथ टैगोर, ई.बी. हॉवेल एवं आनंद कैंटिश कुमार स्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला के रूप में चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली, विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया, ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।